नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित, और हम मैक्सिमम उन प्रश्नों की इसमें बात करने वाले हैं जो कि प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उसमें 2024 में सीईटी एग्जाम वगैरह जो भी एग्जाम हमारे 2024 में कंडक्ट हुए हैं उनके अंदर भी हम जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें कुल मिलाकर आपको 30 प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे, 30 प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। उसके साथ हम थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये कैसे है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और अपने आंसर साथ में दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। चलेगा, हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सीईटी एग्जाम 2024 में पूछा गया था 27 तारीख को शिफ्ट 1 वाले एग्जाम में। तो सबसे ऊंची चोटी की बात पूछ रहा है ये किसकी, अरावली श्रृंखला की। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो जगरा, कमलनाथ, गुरु शिखर या फिर है रघुनाथगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाता है अरावली श्रृंखला के जो सबसे ऊंची चोटी है, हम नाम पढ़ते हैं किसका फ्रेंड्स, हमेशा गुरु शिखर का। देखिएगा, गुरु शिखर की मैं बात करूं तो गुरु शिखर की यदि ऊंचाई पूछी जाए हमसे तो ऊंचाई काफ़ी बार पूछी गई है, 1722 मीटर, जो कि लगभग हर बच्चे को याद होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठने वाले को, ठीक है। और यह माउंट आबू में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल भी है। कौन सा, माउंट आबू, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित हैं। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियों की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम कई बार फर्स्ट ऑप्शन देखते ही टिक कर देते हैं, बाकी आंसर हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। इसलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना आवश्यक है, चाहे आंसर फर्स्ट ऑप्शन में क्यों ना हो। देखिएगा, अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाता है, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर ड सही जवाब हो जाता है। मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां हैं, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमारे मोस्टली हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां पर कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ वगैरह आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने हैं। प्री कैम्ब्रियन काल, कीर्टेशियस काल, टर्शरी काल या फिर प्लीस्टोसीन युग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, बाड़मेर और जैसलमेर में तेल प्राकृतिक गैस के भंडार की बात करें तो ये बने हैं हमारे टर्शरी काल के, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। देखिएगा, ये कालों की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारा काल आता है वो कौन सा आता है, प्री कैम्ब्रियन काल आता है। उसमें क्या होता है, उसकी आयु की मैं बात करूँ, प्री कैम्ब्रियन काल कितने वर्ष पहले था, ये था 57 करोड़ से 480 करोड़ वर्ष पहले की बात इसमें की जाती है, जिसमें हमारे भौतिक अवशेषों की उत्पत्ति की बात करूँ तो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, मकराना का संगमरमर वगैरह, अलवर श्रेणी, अजबगढ़ श्रेणी, ये सभी हमारे प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। इन्हीं में हम आगे बढ़ते हैं तो एक काल का नाम आता है कौन सा, टर्शरी काल, जो कि 20 लाख से 6 करोड़ वर्ष पहले लगभग माना जाता है। इसमें बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार, पलाना और कपूर्डी के लिग्नाइट कोयले के भंडार, हिमालय, ये सभी इसके अवशेष माने जाते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है, हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है। क्रिटेशियस काल से, टर्शरी काल से, कार्बोनिफेरस काल से या फिर प्लीस्टोसीन युग से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, हाड़ौती का पठार आता है क्रिटेशियस काल से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस काल की हम बात कर रहे थे अभी, प्री कैम्ब्रियन काल, जिसमें अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुराने काल की अरावली पर्वत श्रेणी है हमारे सबसे ज़्यादा। और एक आता है कार्बोनिफेरस, आपसे पूछा जा सकता है जोधपुर में जो बाप बोल्डर बेड है उसकी पूछी जाए तो कार्बोनिफेरस आएगा। और मैं बात करूं नेशनल फॉसिल पार्क जैसलमेर में या लाठी श्रेणी, तो ये जुरेसिक काल के हैं।
क्रिटेशियस काल जुरासिक काल के जस्ट बाद वाला है, जो कि 6 करोड़ से 14 करोड़ वर्ष पहले की बात करता है। इसमें आता है हमारा हाड़ौती का पठार, ठीक है, ये आता है हमारे क्रिटेशियस काल से। टर्शरी काल की मैं बात करूं, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था टर्शरी काल से बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार मिले हैं। बात करूं कार्बोनिफेरस काल की, तो कार्बोनिफेरस काल में क्या होता है, बाप बोल्डर्स बेड जो भी हमने आपको बताया था, बहादुरा बालूकाश्मस वगैरह। और प्लीस्टोसिन युग, प्लीस्टोसिन युग में क्या होता है, प्लीस्टोसिन प्रारंभिक युग में पूर्वी मैदान और प्लीस्टोसिन उत्तरी युग में थार का मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। चलेगा अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था। हमने लास्ट 2 प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करवाए, तो हमने आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रेणी का गठन सबसे पहले का माना जाता है। चलेगा, फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं, ट्रियासिक काल, प्री कैम्ब्रियन काल, जुरेसिक काल या फिर कार्बोनिफेरस काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाता है हमारा प्री कैम्ब्रियन काल, अर्थात ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाता है। सबसे पहले का प्री कैम्ब्रियन काल है, इसमें अरावली पर्वत श्रेणी है, देहली महासमूह की चट्टानें, रायलो श्रेणी, मकराना का संगमरमर, अलवर श्रेणी, अजबगढ़ श्रेणी, ये सभी इसी से संबंधित है। चलेगा अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं, नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़ या फिर नाग पहाड़। इन कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा दक्षिणी अरावली के शिखर कौन कौन से हैं, ये हमें सही उत्तर का, इनमें से सही का चयन करना है। क्या नागपानी है क्या, बिल्कुल नागपानी है। देखिएगा ब्लू से कर देते हैं, नागपानी है। और मैं बात करूं भानगढ़ है क्या, नहीं, दक्षिणी अरावली का शिखर नहीं है भानगढ़। लीलागढ़ है क्या, बिल्कुल लीलागढ़ भी है। और मैं बात करूं नाग पहाड़ है क्या, नाग पहाड़ नहीं है। इसका मतलब A और C हमारा सही जवाब हो जाते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं। देखिएगा नागपानी और लीलागढ़ दक्षिणी अरावली श्रेणी के प्रमुख शिखर हैं। कौन कौन से, एक तो नागपानी और एक लीलागढ़, दोनों ही दक्षिण अरावली श्रेणी के प्रमुख शिखर हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। नागपानी पर्वत चोटी उदयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 867। किसकी, नागपानी की, कितनी है फ्रेंड्स, 867 मीटर, ठीक है। और मैं बात करूं लीलागढ़, ये भी उदयपुर जिले में है, और इसकी मैं बात करूं लीलागढ़ की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है फ्रेंड्स, 874 मीटर है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की मैं बात करती हूँ, तो भौराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। 1337 मीटर, 1172 मीटर, 1014 मीटर या फिर 1225 मीटर। तो मैं भौराट पठार की बात करती हूँ, तो भौराट पठार की ऊंचाई आती है 1225 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाता है। 1225 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ जो भौराट पठार है हमारा, ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपसे स्थान का नाम भी पूछा जा सकता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में कौन सा पठार स्थित है, भौराट का पठार, ऊंचाई है 1225 मीटर। और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कौन सा स्थित है, भौराट का पठार। या फिर पूछा जा सकता है कि भौराट का पठार उदयपुर से जो हमारी दिशाओं का नाम दिया जा सकता है, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पश्चिम दक्षिण, इस तरीके से, तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम से ये संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा गिरवा, मलकराद, देशहरो या फिर भाकर। तो क्या कहा जाता है, हम जानते हैं जो पश्चिमी सिरोही में जो हमारी पहाड़ियां हैं, जो कम ऊंचाई वाली, ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाकर, ठीक है। भाकर क्या है, सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रेणी की तीव्र ऊबड़ खाबड़ जो ढलाने वाली क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। तो भाकर का संबंध कौन से जिले से आ जाएगा, सिरोही जिले से आ जाएगा, आपको याद रखना है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टीबा की विशेषता में नहीं है, नहीं की ओर ध्यान दीजिएगा। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। देखिएगा लसादिया रॉक फॉर्मेशन,
उड़िया रॉक फॉर्मेशन, बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन या फिर भौरट रॉक फॉर्मेशन। तो बालू का टीबा में कौन सा नहीं है, कौन सी विशेषता उसकी नहीं है? तो बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन इसका सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी की तीनों इसकी विशेषताएं हैं। देखिएगा, राजस्थान के थार मरुस्थल में बालू का टीबा के संदर्भ में बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन विशेषता में नहीं है। बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन की बात करें तो राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं पाई जाती, बल्कि ये कहाँ पाई जाती है? ये भारत में स्थित एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, अर्थात ये संबंधित है एमपी और यूपी से। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। देखिएगा, बनास बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा किस बेसिन में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लूनी बेसिन में स्थित है नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा। तो लूनी बेसिन भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिएगा, कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। हमसे पूछा गया है कि सही कौन कौन से इनमें से कथन है। तो देखिएगा, कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी देखिएगा कथन, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल हाँ जी है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है क्या? बिल्कुल जी, माउंट आबू के निकट ही स्थित है। इसका मतलब बी और सी इसका सही जवाब हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, वह गोगुंदा जो कि उदयपुर में है, अर्थात कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग भौराट का पठार कहलाता है। ठीक है, और हम बात करें आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर? 160 मीटर लगभग ये ऊंचा है। रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। आपको तीनों ही बातें याद रखनी है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिएगा, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल। देखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, हम बड़े ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन के बजाय हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है कितना है? 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। अजमेर, बूंदी, माउंट आबू, कोटा, कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है माउंट आबू, क्योंकि ये तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये तो है सिरोही से संबंधित, बात हो रही है पूर्वी मैदानों से संबंधित, जहाँ पर अजमेर भी आता है, बूंदी भी आता है, कोटा भी आता है, लेकिन माउंट आबू नहीं आता है। देखिएगा, पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, जबकि जो हमारा सिरोही है, माउंट आबू है, वो तो कहाँ पर हो गया? पश्चिम में हो गया। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश हैं, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाही बेसिन। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या आता है? राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खो, बाबई, तारागढ़ और ऋषिकेश। देखिएगा, इनको हम ऊंचाई के घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? ऋषिकेश आता है, DACB, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आता है ऋषिकेश। हम ऊंचाइयों की बात करें तो ऋषिकेश की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1017 मीटर। इसके बाद कौन सा आता है? खो आता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 920 मीटर। इसके बाद कौन सा आएगा? तारागढ़ अजमेर आएगा, जिसकी ऊंचाई आती है 870 मीटर। इसके बाद आता है बाबई, बाबई आता है 780 मीटर। ठीक है, तो DACB इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है? निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में स्थित है? नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ या फिर अचलगढ़।
तो ये बात हो रही है कि दक्षिणी अरावली में कौन सी स्थित है, तो हमारा कौन सा आ जाता है, अचलगढ़, अर्थात ऑप्शन नंबर 10 सही जवाब हो जाता है। देखिएगा, दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत राज्य के सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले आते हैं। इस पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश में अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन और उच्च तलीय हुए होती हैं। इसमें सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित गुरु शिखर पर्वत, जिसकी ऊंचाई हमसे काफी बार पूछी गई है और बार बार पूछी जाती है और पूछी जाती रहेगी, क्योंकि ये सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ की अन्य प्रमुख उच्च पर्वत चोटियां की मैं बात करूँ तो शेर है, इसके बाद कौन सी आती है, शेर आती है, किसके बाद, गुरु शिखर के बाद, इसके बाद हमारी अचलगढ़ का नाम आता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है, तो अचलगढ़ आता है, इसके बाद फिर देलवाड़ा, फिर आबू, फिर ऋषिकेश। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, झालावाड़ अवस्थित है भोराट पठार पर, मध्यमाही मैदान में, हाड़ौती पठार पर, या फिर चंबल बेसिन में। तो हम सभी जानते हैं हमारे बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा सभी हाड़ौती क्षेत्र से या फिर हाड़ौती पठार पर स्थित हैं। देखिएगा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र एक सुनियोजित भौगोलिक इकाई है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हमारे मुख्यतः 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग के समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग। तो थार के मरुस्थल के समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला भाग हो जाएगा हमारा दक्षिणी भाग। ठीक है, इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। कितनी, 200 से 300 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। देखिएगा, उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं झालावाड़ डूंगरपुर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी बेसिन में या फिर धौलपुर और सवाई माधोपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाता है धौलपुर और सवाई माधोपुर में। जहां पर चंबल बेसिन है वहां पर उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। चंबल बेसिन क्षेत्र में मुख्यतः उत्खात स्थलाकृतियां फैली है तथा यह नवीन कापीय जमाव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रदेश के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल के बेहड़ स्थित हैं। अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चोटियां उत्तरी अरावली में है, कौन सी मध्य में और कौन सी दक्षिणी में, और तीनों की उत्तरी, मध्य और दक्षिणी की सबसे ऊंची और सबसे निम्नतम भी आपको याद रखनी होंगी। देखिएगा, प्रश्न हमारा क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। क्या रघुनाथगढ़ है, गुरु शिखर है, नाग पहाड़ है या फिर खो है। तो मध्य अरावली की मैं बात करूं तो नाम आता है किसका, नाग पहाड़ का। नाग पहाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला में अजमेर में अर्थात मध्य अरावली में आ जाता है। अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। नहीं की तरफ देखिएगा, फूड सेफ्टी एग्जाम में पूछा गया था। रोजा भाकर, झालोरा पहाड़, इसराना भाकर या फिर गोगुंदा। तो बिल्कुल, ये तो हम नाम से ही जानते हैं कि गोगुंदा तो यहाँ पर नहीं है, गोगुंदा यहाँ से संबंधित नहीं है। बाकी रोजा भाकर, झालोरा पहाड़, इसराना भाकर ये सभी किससे संबंधित है, जालोर से संबंधित है। जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो कौन सी आती है, इसराना भाकर आती है। इसराना भाकर की यदि मैं ऊंचाई की बात करूँ तो 839 मीटर है, और गोगुंदा तो उदयपुर जिले में है जिसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 840 है। ठीक है, इससे ज़्यादा है एक। चलिएगा, अगले प्रश्न की और मैं बढ़ती हूँ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। देखिएगा, क्वेश्चन पूछने की स्टाइल देखिएगा आप इसकी, कौन सा शिखर है जो कि शेर से तो नीचा है और किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। ठीक है, सायरा, रघुनाथगढ़, जरगा या फिर खो। तो इसका सही जवाब हो जाता है शेर जरगा। ठीक है, गुरु से जरा, वो आपको ट्रिक याद रखनी होगी। तो ऑप्शन नंबर 6 सही जवाब इसका हो जाता है। देखिएगा, गुरु शिखर की आती है सबसे ऊंची 1722 मीटर। इसके बाद आती है शेर की कितनी, 1500 कितनी आ जाएगी, 1597 मीटर। ठीक है, इसके बाद आती है किसकी, ये शेर सिरोही में। फिर आती है देलवाड़ा जो कि सिरोही में ही है, ये भी 1442 मीटर। इसके बाद आती है जरगा, जरगा की आती है 1431 मीटर। इसके बाद किसकी आती है, अचलगढ़ की, जो कि आती है 1380 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखनी है। इसके बाद कुंभलगढ़ आती है जो कि राजसमंद में 1224 मीटर। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती हैं।
राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। हमें सही कूट या फिर सही कथनों का चयन करना है। तो देखिएगा, मैं बात करूं सही कथन की तो अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, रोकती हैं। कथन फर्स्ट तो एकदम सही जवाब है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली से होता है क्या? यहाँ पर समस्त आ गया, अर्थात ये गलत हो गया। समस्त का उद्गम अरावली से नहीं होता है। आगे देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है क्या? बिल्कुल नहीं, इनके कारण तो उल्टा समानांतर हमारा पूरा जो मानसून है वो निकल जाता है आगे की ओर। आगे देखिएगा, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। ये एकदम सही बात है, धात्विक खनिज सबसे ज्यादा अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 1 और 4 कथन सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 6 में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 6 इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। देखिएगा अगले प्रश्न की और मैं देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। देखिएगा ऐसे ही प्रश्न अधिकतर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। दूसरा है अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। तीसरा है जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। इनमें से हमें कौन से सही है, इनका चयन करना है। तो देखिएगा, मैं बात करूं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, एक ही तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं, मतलब कि कथन ए तो सही है हमारा। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं। जोधपुर हमारा जो जिला है वो बालू का स्तूप मुक्त जिला है। बिल्कुल बालू का स्तूप मुक्त नहीं है, ये गलत हो जाता है हमारा। इसका मतलब ए और बी इसके सही जवाब हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 6 में दिया गया है। देखिएगा, जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप मुक्त नहीं है, ये बालू का स्तूप युक्त है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू आदि में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप की बात करूं तो अवरोधी बालू का स्तूप किसी वस्तु जैसे झाड़ी, वृक्ष, भवन, पहाड़ी आदि के अवरोध के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ मिलते हैं अवरोधी वाले? पुष्कर, नाग पहाड़, जोबनेर और सीकर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चलेगा अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य के द्वारा निर्मित है? ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। बनास, लूनी, चंबल या फिर है माही। तो ये तो हम जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र जहां पर आ गया ना, वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति, तो हमारा नाम आता है किसका? माही का। ठीक है, उबड़ खाबड़ देखते चंबल नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। माही की मैं बात करूं तो मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान का विस्तार सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। माही नदी की मैं बात करती हूँ तो माही नदी देखिएगा, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र वागड़ के नाम से पुकारा जाता है तथा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए यह भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। 56 का मैदान तो नाम आता है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा का। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा गया प्रश्न, आरपीएससी ईओआरओ में पूछा गया हाल ही में। तो थार का घड़ा किसे कहा जाता है? खारा नलकूप, ताग्या नलकूप, चांदन नलकूप या फिर मांडल नलकूप? तो मैं बात करूं थार का घड़ा किसे कहा जाता है तो आता है नाम किसका? चांदन नलकूप का। तो सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को इसके रूप में भी जाना जाता है, मतलब अन्य नाम इसका पूछा जा रहा है हमसे, अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान का। डेक्कन लावा प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या फिर शेखावटी प्रदेश? तो बिल्कुल जो हम बात करते हैं अंतःस्थलीय प्रवाह की तो नाम आता है हमारा किसका? शेखावटी प्रदेश का। शेखावटी प्रदेश में कुछ छोटी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं तथा जिनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता, इन्हें आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहा जाता है। तो इसको शेखावटी प्रदेश भी मुख्यतः कहा जाता है। आगे प्रश्न हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया था। 6 में, 8 में, 2 में या फिर बांटा जा सकता है 4 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। देखिएगा,
राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती पठार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तालिका फर्स्ट भू आकृति को तालिका सेकंड स्थान से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तालिका फर्स्ट में क्या दिए हैं? भौतिक आकृति, और तालिका सेकंड में दिए हैं हमें स्थान। तो देखिएगा, जयगढ़ की मैं बात करती हूँ तो जयगढ़ कहाँ से संबंधित है? हम सभी जानते हैं नाहरगढ़ जयगढ़, ये संबंधित है किससे? जयपुर से। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जय से जयगढ़, जय से जयपुर, ठीक है। त्रिकूट पहाड़ी की मैं बात करूँ तो त्रिकूट पहाड़ी संबंधित है कहाँ से फ्रेंड्स? जैसलमेर से। लसाड़िया के पठार की मैं बात करती हूँ तो ये संबंधित है जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में आते हैं हमारे लसाड़िया के पठार। रघुनाथगढ़ की मैं बात करती हूँ तो रघुनाथगढ़ आता है हमारे सीकर से संबंधित है। तो देखिएगा, हमारे जो सही जवाब हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ जयगढ़ की, तो जयगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 648 मीटर। ये जयपुर में स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है, लेकिन त्रिकूट पर्वत की बात हो तो वो करौली में स्थित है, जिस पर कैला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर जिले में स्थित है। यह एक विच्छेदित और खंडित पठार है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी रघुनाथगढ़, जिसकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। इसकी ऊंचाई की मैं बात करती हूँ तो 1055 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई आती है, और कहाँ पर है? सीकर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 29। देखिएगा, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में क्रमबद्धित करना है। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ही आजकल पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, सेर है, दिलवाड़ा है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, कुछ देर पहले हमने इनके बारे में चर्चा करी। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा अब तक कि इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है। देखिएगा, सबसे पहले आती है हमारी गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सेर, जो कि सिरोही में है, 1597 मीटर। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में है, इसकी आती है 1442 मीटर। इसके बाद आता है अचलगढ़, जो कि सिरोही में है, 1380 मीटर। इसके बाद आता है कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद में है, 1224 मीटर। ठीक है, अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा ADEBC, ADEBC, जो कि ऑप्शन नंबर ड में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ड सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिएगा, सेकंड ग्रेड में कितने क्वेश्चन ऐसे सूची वाले पूछे गए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है, तो ध्यान से बी केयरफुल, आपको सही क्वेश्चनों का जवाब देना है। देखिएगा, सूचियों का सही कूटों से हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। देखिएगा, सबसे पहले आता है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत का नाम आते ही हमें नाम याद आ जाना चाहिए किसका फ्रेंड? जालोर का। तो डोरा पर्वत कहाँ से संबंधित है? जालोर से। कमली घाट, कमली घाट कहाँ से संबंधित है? कमली घाट है राजसमंद से संबंधित। हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर, बिल्कुल सीकर है। हाथीनाल, हाथीनाल बिल्कुल उदयपुर से संबंधित है। अर्थात 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारे ऑप्शन नंबर तय में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। देखिएगा, मैं बात करूं किसकी फ्रेंड्स? डोरा पर्वत की। तो देखिएगा, डोरा पर्वत होता है हमारा कितना? 869 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। डोरा पर्वत जालोर में स्थित है। कमली घाट या खमली घाट दर्रा राजसमंद में स्थित है। ये क्या है? दर्रे के नाम है, कमली घाट है, हाथीनाल है, ठीक है, जो आमेट को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ता है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित हैं। ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? हाथी गुड्डा दर्रा राजसमंद जिले में स्थित है, जिसके पास कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। जबकि हाथी दर्रा उदयपुर जिले में स्थित है, जिससे उदयपुर से पिंडवाड़ा या सिरोही जाने का मार्ग है, जो कि NH27 आता है शायद। और हाथी गुड्डा पूछा जाए, ये तो हाथी दर्रा है, और हाथी गुड्डा दर्रा पूछा जाए वो राजसमंद में है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो आपको नाम ध्यान रखना है। तो चलेगा फ्रेंड्स, आज के हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 30 कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है आपके 30 में 30 सही हुए होंगे। आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आते हैं राजस्थान जीके से संबंधित, तो हमारी ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, जिसको आप चाहते हैं कि अच्छी जानकारी मिले, अच्छी नॉलेज मिले, उसके साथ आप इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। और आप
अपने कंपटीशन एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हम जो भी वीडियोस लाते हैं कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की अधिकतर वीडियोस हम लाते हैं, तो उनका आप अच्छे से इनका जवाब दीजिएगा ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। चलेगा, हम मिलते हैं अगले प्रश्न और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।